नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा एमसीक्यू का सेशन जो चल रहा है उसमें हमने अभी तक कहाँ तक कर लिया था? हमने मंत्रिपरिषद अपना कंप्लीट कर लिया था, है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो भाग 5 में था। हम अभी भाग 5 पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति कर लिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज अपना हो गया है, ठीक। अब उसके आगे का क्या करना है अपन को? हम करेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये जो है इसको आज हम करने जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमारा क्या क्या बचेगा? लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय, वो सब बचेगा, है ना। ठीक है, चलिए इसको अपन आगे करते जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें और कुछ चीजें थी, जैसे कि उपराष्ट्रपति वाला जो एक क्वेश्चन था जो मैंने कमेंट में देखा था, तो बिल्कुल वो है कि हमने डिस्कस किया था कि चारों सही हैं, बट बाय मिस्टेक, मेरा ही मिस्टेक है कि मैंने उसमें ऑप्शन 1, 2 एंड 3 को लगा दिया था, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबो वाला जो था कि चारों सही है, वो ही आएगा उसका आंसर ना। आप लोग सही थे उसमें, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई गलती हो जाती है पढ़ाते समय तो बिल्कुल आप कमेंट में दे दिया कर, बता दीजिए करे, है ना, ताकि मैं उसको फिर करेक्ट कर सकूँ। कभी कभी बोलते बोलते मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हमने चारों ऑप्शन में चारों को सही डिस्कस किया है ना, तो वो चारों ही सही होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है महान्यायवादी, ये हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये है किसमें? भाग 5 में। ये तो देख लिए थे, भाग 5 में है, ठीक है। हाँ, किसमें है? भाग 5 में है, ठीक है। अब ये जो है ये कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो ये कहा गया है आर्टिकल 76 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 76 में कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। आप लोग इसका थ्योरी तो पढ़े होंगे, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू आप साथ साथ बनाते जाइए, आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, आपसे कितना बन रहा है इसमें, ठीक। चलिए, तो क्या है आर्टिकल, कौन सा है हमारा? आर्टिकल 76 में क्या कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। ये इसमें बोला गया। अब ये किस लिए होता है? महान्यायवादी जो है वो किस लिए होते हैं? इनकी नियुक्ति कौन करता है पहले? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये मालूम ही है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। ये जितने भी ऐसे पोस्ट है ना, ये सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, अपर लेवल के जितने भी पोस्ट है। तो नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या किया जाता है। और क्या होता है? इनकी योग्यता क्या होती है महान्यायवादी की? एक बार अपन ऐसे देख लेते हैं हल्का हल्का ना। महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की पात्रता रखते हो, ठीक है। ये क्या है? ये महान्यायवादी की योग्यता है, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक। राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक उनका जो पोस्ट है वो चलते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला पोस्ट है। जब तक चाहेंगे तब तक वो उस पोस्ट पर रह सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ कौन है? के वेणुगोपाल, जो 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, और वो काफी समय से हैं, वो भी चेंज नहीं हुए हैं, शायद जहां तक मुझे पता है कि चेंज नहीं हुए हैं, है ना। के वेणुगोपाल ही हैं। तो ये क्या होता है? इनको कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, कि 65 साल की उम्र तक रहेंगे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें आगे के क्वेश्चन को देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो कौन है? वो कौन है? हमारे महान्यायवादी, या उन्हीं को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वो कहां से लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेते हैं परामर्श,
ठीक है, न्यायिक परामर्श जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से लेते हैं, लेकिन भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं वो कौन है? वो अटॉर्नी जनरल हैं, जिनको महान्यायवादी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका पद किसमें परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 76 में किया गया है, भाग 5 में किया गया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब ऐसा पोस्ट जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही है, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो कौन करता है? तो अपन देखे अभी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होता है CAG ना, कैग जिसको बोलते हैं, CAG का। ठीक, इनका क्या होता है? इनका 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है, और ये सबका एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन जो भारत का महान्यायवादी है ये भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ है इसमें? ठीक है, ये जो है ना आर्टिकल 76 का 2 है ना, इसमें कहा गया है कि ये सरकार को सलाह देने के लिए होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? कि विधिक सलाहकार हैं, सरकार को सलाह देने के लिए विधिक सलाहकार होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल जो होते हैं। ये आर्टिकल 76 के 2 में कहा गया है। ठीक है, उसमें कहा गया है। अच्छा, ये लिया कहाँ से है? ये महान्यायवादी का जो पोस्ट है ये कहाँ से हमारे इसमें संविधान में लिया गया? तो ये ना इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से प्रेरित होके ये महान्यायवादी का जो पोस्ट है वो यहाँ हमारे यहाँ लिया गया है। ठीक है, और ये सबसे उच्च स्तर का पोस्ट होता है। ठीक है, काफी अपर लेवल का पोस्ट है ये, इसलिए तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, है ना। ये काफी अपर लेवल का पोस्ट होता है। ठीक है, इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है, बस ये है कि ये अपना त्याग पत्र, ये खुद से त्याग करना चाहे तो त्याग पत्र दे के कर सकते हैं इसमें। ठीक, त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्या है? भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो ये तो अपन देख लिए हैं, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो वही अपन देखे ना, प्रथम विधि अधिकारी, ये सबसे अपर पोस्ट होता है इनका। ठीक है, भारत सरकार को सलाह देने के लिए होते हैं, प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी, है ना। अटॉर्नी जनरल जो हैं ये सबसे अपर पोस्ट होते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है। भारत सरकार का ना, भारत सरकार एकदम स्पेसिफाई है इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? अच्छा देखिए, ये इनका आंसर भी क्या है? महान्यायवादी है। ये क्या होता है? पूरे भारत में कहीं पे भी किसी भी न्यायालय में जाके ये अपना न्यायिक सुनवाई का अधिकार होता है, न्यायिक सुनवाई ये दे सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार को सलाह देना है, इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही बैठेंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, ये इनके लिए पूरा फ्री है। ये कहीं भी जाके अपना जो न्यायिक सलाह है वो दे सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, सुनवाई दे सकते हैं। ये क्या है? इनमें आता है कि ये कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, इनके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाई जहाँ पे वो आया है सुनवाई के लिए वहीं देंगे, वहीं जाके उनको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको इतना बड़ा पोस्ट दिया गया है, ये एकदम फ्री, मतलब कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं और वहाँ सुनवाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इनके होने की पात्रता क्या क्या है बताई थी मैं, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की पात्रता रखते हो और भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये 2 ही इनकी पात्रता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसमें हम लोग और कुछ देख लेते हैं इनके। ये क्या होते हैं? ये दोनों सदन में ना, दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, दोनों सदन की समिति के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जो 2 सदन है ना हमारे, सदन मतलब क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। अब इनका पोस्ट कैसा है देखिए, कि ये दोनों सभा में भाग ले सकते हैं, सदन के दोनों सभा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, सदन में भाग ले सकते हैं, वहां की समितियों में बन सकते हैं, समिति के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, कुछ भी फैसले हो रहे हैं वहां पे रह सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं कर सकते? ये मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चुनाव में अपना मतदान नहीं दे सकते। ठीक है, मत नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। उसके अलावा ये बिल्कुल वहां पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतदान का अधिकार बस इन्हें नहीं होता है। अच्छा, और ये बात कहाँ किस में गया है कि ये दोनों में से किसी भी सदन में रह सकते हैं? ये बात कहा गया है आर्टिकल
88 में, ठीक है, आर्टिकल 88 में ये बात कही गई है। ठीक, तो क्या होगा, भारत के राज्य हित में कहीं भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किनको है, तो महान्यायवादी को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले, जो आगे हम बढ़ते हैं उससे पहले है कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करते जाएंगे, और अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू चलते रहे तो इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हम और बाकी सब्जेक्ट्स के भी MCQ इसी तरह लाते रहें। ठीक है, चलिए, भारत के न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल एकदम सही है ये तो। इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती है। ये भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सदस्य होने की जरूरत नहीं है उसे। वो दोनों सदन में भाग ले सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं। अच्छा, मतदान करने का अधिकार उसी को होता है जो सदस्य होते हैं। सदस्य नहीं है तो मतदान का अधिकार नहीं है ना। जैसे कि मतलब दोनों सदन में किसी में बैठ सकते हैं, लेकिन जिस सदन के वो सदस्य हैं सिर्फ वही मतदान कर सकते हैं। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग है ना, ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है? नहीं, उनको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2। ठीक है, हट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट वाले ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी क्या होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लिख सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। क्या क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा? लोकसभा की क्या था इसका? कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो सही था। समिति का सदस्य बिल्कुल हो सकता है ना। उसको लोकसभा का सदस्य होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सदस्य नहीं है वहां का। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये तीनों चीज मिला के कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 88 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 88 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है ना। तो किनको है? भारत के महान्यायवादी को ही है। ठीक है, क्या अधिकार है इनको? कि ये संसद को संबोधित कर सकते हैं। ठीक, संसद को संबोधित कर सकते हैं मतलब उनकी जो सम्मेलन होते हैं उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक में बैठ सकते हैं, अलग अलग किसी सदन में, मतलब किसी सदन में अगर चल रही है, मीटिंग चल रही है, या वहां पे मतलब कुछ भी एक फैसला होने का है, सम्मेलन हो रहा है, तो वहां पे ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन पर की बैठक में कौन भाग ले सकता है? सेम क्वेश्चन है ना, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो कौन ले सकता है इसमें? भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो भाग ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? अब ये नया चीज आ गया, सॉलिसिटर जनरल है ना। तो सॉलिसिटर जनरल क्या है? तो जो अटॉर्नी जनरल है, ये जो महान्यायवादी है ना, जो महान्यायवादी हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन होते हैं? ये कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, न्यायवादी के हेल्प करने वाले हैं, मतलब क्या होंगे? ये कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जो है वो कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो होते हैं ना सॉलिसिटर जनरल जो हैं, इनका पद जो है भारत सरकार द्वारा सृजित है। ठीक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि महान्यायवादी होंगे, ये तो संविधान में है जिसको हम इंग्लैंड से लिए हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट है ना, ये उनकी हेल्प करेंगे। तो सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट का उल्लेख जो है ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा खुद से सृजित किया गया पोस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है?
अब ये क्या बोला जा रहा है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है, ठीक है। अब राज्य सरकार को कौन देता है, जब केंद्र सरकार की बात आई तो कौन था, महान्यायवादी था, लेकिन जब राज्य सरकार की बात आएगी ना तो कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल, जो एजी का पोस्ट होता है ना, एजी एडवोकेट जनरल, ठीक है, ये कौन होता है, राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। इसमें राज्य और केंद्र को जरूर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर आंसर ही चेंज हो जाएगा। अब ये आ गया नया टॉपिक आ गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये एक नया टॉपिक आ गया, नया पॉइंट आ गया। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ऑडिटर जनरल होगा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं CAG, है ना, ये होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 148 में कहा गया है, ठीक है। 148 में इनका क्या किया है, इनको एक्सप्लेन किया गया है, इनके बारे में कहा गया है आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक ये जितना है ये इनका ही है, किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या CAG के बारे में जो भी है बातें वो 148 से 151 तक कहा गया है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये होते क्या हैं, ये ना ऑडिटर होते हैं, ऑडिट करने का काम करते हैं, है ना। ऑडिट क्या होता है, तो देखिए अपन सुने होंगे, है ना, बैंक का ऑडिट हो रहा है, तो ये सब क्यों होता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है कि जितना भी पैसा जमा है वो सही तरीके से उपयोग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है कि गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ये सारा चीज होता है ऑडिट। जब देखेंगे, कभी सुने होंगे या फिर आप लोग, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या होता है जब बैंक में कभी ऑडिट होता है तो वो बैंक को क्या होता है, पूरा 1 साल का जितना भी उनका पोथी पुराण होता है ना, चिट्ठा, वो पूरा लेके बैठना पड़ता है कि ठीक है, इतना आपके यहाँ जमा हुआ, इतना आपके यहाँ से निकला, इतने का आप लोगों ने बॉन्ड दिया, जो भी चीज किया उसमें कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, कितने का किए हैं और कितने का नहीं किए, कोई घपला तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज को चेक करना। अगर भारत सरकार की संचित निधि से पैसा निकल रहा है ना, आकस्मिक निधि से निकल रहा है या संचित निधि से निकल रहा है, तो वो सही जगह के लिए निकल रहा है या उसमें कुछ घपला हो रहा है, ये सारे चीज को चेक कौन करता है, तो ये CAG करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑडिट करने का काम करते हैं, ठीक है, ऑडिटर होते हैं, ठीक। और इनकी नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब ऐसे नहीं कि 65 साल तक, मतलब 65 वर्ष मीन्स उनकी उम्र का 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए, समझ रहे हैं। जैसे कि 60 साल की उम्र में नौकरी, 60 साल का उनका एज था और वो CAG बने, तो 60 साल से लेके जिस दिन उनका एज 65 हो जाएगा ना, वो रिटायर हो जाएंगे। 63 के एज में भी बन रहे हैं और 65 एज आ गया, 65 एज उनका एज हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो 55 के एज में बन रहे हैं, अब 55 से 65 का एज होने में तो 10 साल लग जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, 6 साल पूरा होगा और वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनका कार्यकाल है, ठीक है, इनका कार्यकाल। एक चीज और होता है कि जब ये एक बार रिटायर हो जाते हैं ना, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, अरे भाई इतने बड़े पोस्ट में, इनके पास तो पूरा पोथी पुराण है कि क्या क्या हो रहा था भारत पे, कैसे पैसे हैं, क्या है, सब कुछ है, तो ये तो उसका गलत उपयोग कर सकते हैं ना। इसीलिए इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी पद पर जाके काम नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होने के बाद, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, तो क्या था कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, अपन देखिए आर्टिकल कौन सा था, 148 148 के तहत क्या था, इनकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल किसमें, 148 में, ठीक, 148 में कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना, वो 14th नंबर के क्या थे, 14th नंबर के CAG थे, कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, है ना, ये कौन से नंबर के थे, 14th नंबर के। और अभी हमारे यहाँ कौन है, 14 से 15 हो गए हैं, दिसंबर में जिन्होंने अपना ये पदभार संभाला, वर्तमान में उनका क्या नाम है, 15th नंबर के, ठीक है। 14th भी याद रखना है, 15th नंबर के जिन्होंने कब किया, अभी दिसंबर में इसका कार्यभार संभाला है, उनका नाम क्या है, संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति शायद,
क्या नाम है उनका? के संजय मूर्ति। ठीक है, ये 15th नंबर के सीएजी हैं हमारे, है ना, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और होगा तो फिर वो अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? क्या बोल रहा है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, ये जो लेखा संबंधी प्रतिवेदन तैयार करते हैं ना, कि कितना खर्चा होगा, क्या है, भारत के संचित निधि से या आकस्मिक निधि से जो पैसे जमा होते हैं ना, भारत का एक संचित निधि होता है जहां से सैलरी दी जाती है, या कुछ भी आपातकाल ऐसे कुछ आ गया तो जो पैसा यूज होता है, जैसे आपातकाल के लिए पैसा है ना, आकस्मिक निधि के लिए होता है। तो ये सब पैसे की मांग जब की जाती है ना, सरकार के द्वारा जब इस सब चीज के पैसे की मांग की जाती है तो क्या होता है, तो ये जो होते हैं सीएजी, वो उसको चेक करते हैं कि जो पैसे की मांग हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं, उसका ऑडिट करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, उनको जब कुछ ऐसा मांग होता है तो उनका एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन तैयार करने के बाद वो किसको देते हैं? ये प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति फिर इसको कहाँ रखते हैं? संसद के सामने रखते हैं। संसद के सामने रखते हैं मतलब, संसद के सामने रखते हैं मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सामने इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसके सामने रखेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष जो है सामने वो रखते हैं, किसको? लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को। ठीक है, फिर क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो संसद में, लोकसभा राज्यसभा के सामने रखते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो है जब उनके सामने रखा जाता है कि भाई ऐसा ऐसा जो है वो प्रतिवेदन सामने आया है, तो फिर कोई उसमें पैसे की जो मांग सरकार के द्वारा की जा रही है उसके बारे में जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना। अब लोक लेखा समिति क्या होता है? लोक लेखा समिति जो होता है वो, उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो अपोजिशन का पार्टी होता है ना, अपोजिशन पार्टी का एक आदमी होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। क्यों? ताकि वो उसमें उसको क्या होता है, अगर सेम पार्टी के तो पैसे तो पास हो जाएगा ना, कि भाई सब मिल बांट के चल जाएगा। लेकिन जो अपोजिशन का है वो बिल्कुल चेक करेगा कि नहीं, जो मांग हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो होता है लोक लेखा समिति बनती है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपोजिशन के पार्टी के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। चलिए, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? डिस्कस अपन कर चुके हैं। कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, है ना, जो फर्स्ट होगा वो, दोनों में से जो भी फर्स्ट होगा वो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उनका वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी एकदम सही है। जो इनको सीएजी को जो वेतन मिलता है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, उनके जैसा ही उनको मिलता है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति जो है वो पदच्युत कर सकता है, ये गलत है। उनको कोई भी उनके पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, इनका पद ऐसा है कि इनको कोई भी इनके पद से हटा नहीं सकता। ठीक, इनके पद से हटाने का जो प्रावधान है वो कैसा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, और वो भी किस कंडीशन में, अगर वो किसी की तरह से अयोग्य साबित हो जाते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं, तभी उनको उनके पोस्ट से राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है, इनको पद से हटाने का जो है प्रोसेस वो कैसा है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना, वैसे काइंड ऑफ महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सेम प्रक्रिया होती है सीएजी को उनके पोस्ट से हटाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हटाने की प्रक्रिया में ये ऑप्शन हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने, पद को उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है, वैसा ही प्रोसेस इनको भी इनके पद से हटाने का होता है। पर महाभियोग नहीं होता, महाभियोग जैसा होता है, काइंड ऑफ महाभियोग, है ना। तो महाभियोग आएगा तो उसको सही नहीं लगाना है, थोड़ा गंदा कर देती हूँ मैं, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? सेम क्वेश्चन आ गया,
है ना, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। लोकसभा के अध्यक्ष को भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो अभी हमने देखा इसका आंसर क्या था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसा है। ठीक है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? ठीक है, अब इसमें से किसका, उनका काम कौन कौन सा, पहले तो उसको देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनसे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एकदम सही है। संचित निधि में जो जो व्यय हो रहा है उसके बारे में देखना। ठीक है, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना बिल्कुल सही। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ तथा हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। ठीक है, ये सारी चीजें होता है। व्यापार में भी जो भी लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका भी लेखा जोखा इनको देखना पड़ता है कि क्योंकि पैसा भाई खर्चा तो हो रहा है ना, तो सरकार का जो पैसा खर्चा हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो सारे चीज को ऑडिट करना ही इनका काम है सीएजी का। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है इसका लेखा जोखा रखना इनका काम नहीं है। सरकार के पास जो पैसा इकट्ठा है वो खर्च कैसे हो रहा है उसका लेखा जोखा रखना है। पैसा कहाँ से आ रहा है ये इनका काम नहीं है, है ना, कि सार्वजनिक कंपनियों से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये लेखा जोखा रखना इनका काम नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर जो है इसका डी होगा, क्योंकि पूछा क्या था, क्या पूछा था, पालन नहीं करता, पालन नहीं किया जाता है ना, नहीं पूछ रहे, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो कौन रहेगा, लोक लेखा समिति का जो बैठक होगा, भाई लोक लेखा समिति तो बोलेगा ना पैसा यहाँ यहाँ मंगा है तो इसको क्यों मंगे हैं, ये सारी बात करेंगे, तो इनकी हेल्प कौन करेगा, तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये अपना ऑडिट का रिपोर्ट लेके बैठेंगे कि भाई हाँ ये मांगे हैं लेकिन इसकी जरूरत इनको नहीं है अभी इतनी, तो ये बात तो ये कहेंगे। और ये किनके लिए अच्छा है, लोक लेखा समिति के लिए अच्छा है। तो लोक लेखा समिति के एज ए फ्रेंड कौन हो जाते हैं यहाँ पे, भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक, तो इनके हर समिति के बैठक में इनका रहना जरूरी है। ठीक है, और लोक लेखा समिति के बैठक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अपोजिशन पार्टी के जो होते हैं मेंबर्स वो होते हैं। ठीक है, चलिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अब क्या बोल रहा है, कर्तव्य को कौन निर्धारित, ये इनका पोस्ट होगा, ये कौन सा है, इनके पद की परिभाषा कहाँ पे लिखी हुई है, अनुच्छेद 148 में। ठीक है, कि इनका एक पद होगा, और उनके कर्तव्यों के बारे में किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 149 में कहा गया है। ठीक है, उनका जो कर्तव्य है, सीएजी के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो 149 में है। ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शन होता है। अभी हमने देखा किसका मित्र हो जाता है या मार्गदर्शन हो जाता है, तो वो लोक लेखा समिति का हो जाता है। ठीक है, पैसा मांगे हैं, उनके अपोजिट में वो समिति बैठाते हैं कि ये इन्होंने ऐसी ऐसी मांग की है, तो लोक लेखा जो सीएजी होते हैं ये वहां पे फिर ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं और ये बताते हैं कि ठीक है ये जो मांग है वो सही है या नहीं है, कितना पैसा रिलीज होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, लोक निधि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, अभिभावक किसे कहा जाता है, क्या बोल रहा है, लोक निधि का अभिभावक। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, है ना, सेम क्वेश्चन है, अभिभावक बोलो मित्र बोलो तो कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, मैं इसको बता चुकी हूँ, है ना, थोड़ा देर पहले अपन डिस्कस किए थे कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे, वो कौन थे, वो 14th नंबर के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, सीएजी थे। कौन से नंबर के थे ये, 14th नंबर के। अभी कौन से नंबर का चल रहे हैं, 15th नंबर के। कौन थे, के संजय मूर्ति जो है ये 15th नंबर के थे। ठीक है, इसमें और कुछ है क्या बताने का, एक बार देख लेती हूँ मैं। अच्छा, जो आर्टिकल हम लोग इसमें देखे ना, कहाँ से कहाँ तक था आर्टिकल, आर्टिकल जो है 148 से लेके 151 तक था। ठीक है, तो 151 आर्टिकल 151 में क्या कहा गया है, तो संपरीक्षा का जो प्रतिवेदन था, ऑडिट रिपोर्ट जो पेश करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो पेश करते हैं वो किस में लिया गया है, रिपोर्ट, वो है हमारे आर्टिकल 151 में है। ठीक है, अब इसी में ना ए और बी है, आर्टिकल 151 का 1 और आर्टिकल 151 का 2।
ठीक है। जब केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करते हैं ना तो 151 का फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 151 के ए में या 1 में क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार को जब सीएजी जो है वो रिपोर्ट पेश करती है उसके बारे में है। और जब राज्य सरकार को जो रिपोर्ट पेश होता है उसको किस में लिया गया है, 151 के 2 में लिया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें और ऐसे कुछ नहीं है, जो था मेन अपन वो सारे इसमें ले लिए हैं। ठीक है, तो अब आज हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो करेंगे, तो इससे हमारा क्या है, संसद वाला जो पोर्शन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको आगे आप करके आइएगा। चलिए, थैंक यू। हाँ।